हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुभाष। आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करते हैं अंडर साइंस। तो मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी के लेक्चर्स। फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स प्लस उसके टॉपिक्स। सेक्शंस होंगे अलग अलग उसमें। बट जो ज़रूरी चीज़ है पहले उसे हम क्लियर कर दें। पहली बात तो ये कि हम जो कवर करेंगे टॉपिक वो होगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। मोस्टली रेफरेंस बुक वहीं से लिया गया है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी बाहर से नहीं आएगा, बट मोस्टली वहीं से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो टॉपिक है हमारे, उनको शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा हर टॉपिक पर। साथ ही साथ ये समझाया जाएगा कि उस वर्ड का मतलब क्या है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। एज एन एग्जाम्पल, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से किसी को भी नहीं पता कि बायोलॉजी क्या होता है। मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा एनलाइटमेंट करूंगा। एनलाइटमेंट का मतलब थोड़ी सी इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रोशनी डाली जाएगी। पहला वर्ड जो बोर्ड पे लिखा है आप देख सकते हैं, बायोलॉजी। इसका मतलब क्या है, जरा समझते हैं इसे। बायोलॉजी या कोई भी टर्म जो बायोलॉजी के अंडर आएगा, ये लैटिन ओरिजिन से आता है या ग्रीक ओरिजिन से आता है। हम लोगों ने उसमें इतना मेहनत नहीं किया जितना यूरोपियंस ने या लैटिन लोगों ने किया है। हमारा लैंग्वेज उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो हमें जब बायोलॉजी पढ़ना होता है तो हमको पूरा एक नया लैंग्वेज सीखना होता है। जैसे हम कभी कभी सीखते हैं संस्कृत, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता। इसी तरह से बायोलॉजी सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कुछ लैटिन ओरिजिन वर्ड्स या ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स। सिमिलरली हम जब देखते हैं बायोलॉजी, किसी भी नाम के आगे अगर आप लॉजी लगा दो, LOGY, उसे कहेंगे स्टडी। इस हिसाब से ये जो वर्ड है लॉजी, इसे मैं कह सकता हूं स्टडी। तो शुरू के 3 लेटर्स क्या हुए? 3 लेटर्स यानी हमारे BIO। इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा दो अलग फैक्टर। एक को होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बेसिक जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड देखते हैं तो वहां पे ये पहली बार वर्ड आ जाता है। अभी तो 7वीं 8वीं में मिलने लगा है आप लोगों को ये चीज। लेकिन बायोटिक क्या होता है उसको समझाने के लिए हमको समझने पड़ेंगे ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लाइफ, बायो, बायोटिक, ये वर्ड से आया बायोलॉजी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे बायोटिक चीजों को, और बायोटिक या लाइफ की स्टडी को बोलेंगे बायोलॉजी, इन अ सिंपल मैनर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ मतलब अगर आपने किसी चीज को देखा तो आप कैसे बोलोगे कि भाई वो लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग नहीं है। अब ये मार्कर है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं रेड कलर का मार्कर, क्या ये लिविंग थिंग है? आप पहली नजर में बोलोगे नहीं ये लिविंग थिंग नहीं है, तो उसके कुछ रीजंस होंगे आपके पास। आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपसे बड़बड़ कर रहा हूँ सामने है, तो आप बोलोगे क्या मैं लिविंग थिंग हूँ? ऑफ कोर्स लिविंग थिंग हूँ। इसके भी कुछ रीजंस होंगे। तो ये रीजंस कहाँ से आए? ये रीजंस कैसे डिसाइड करता है कि कोई लिविंग थिंग है नहीं, लिविंग थिंग नहीं है? तो उसी को हम बोलते हैं बायोटिक या एबायोटिक। तो अगर कोई लिविंग थिंग है तो बायोटिक है, कोई लिविंग थिंग नहीं है तो वो एबायोटिक है। तो इसको तय कैसे किया जाए, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? इससे कुछ रीजंस हैं, हम रीजन समझते हैं। पहला पॉइंट, किसी चीज में लाइफ या लिविंग थिंग होने के लिए इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे मेन है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इसको समझते हैं दो पार्ट्स करके। मेटाबॉलिज्म के दो सेक्शंस हैं या दो हिस्से आते हैं। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, स्पेलिंग या राइटिंग थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, उसे मैनेज कर लेना। एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है? अगर आप किसी सेल को कंसिडर करो, कोई लिविंग सेल को जिसे हम जानते हैं, तो आप ये कंसिडर करने के साथ साथ ये देख सकते हैं कि विथ टाइम वो सेल चेंज होगा। अब वो चेंज बहुत क्विक हो सकता है या फिर वो बहुत स्लो हो सकता है, लेकिन चेंज कंपल्सन है, चेंज होगा ही होगा। तो विथ टाइम अगर कोई सेल जिसके अंदर कुछ चेंजेस दिख रहा है, वो चेंजेस क्यों दिख रहा है? वो चेंजेस दिख रहा है इन दोनों चीजों की वजह से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की वजह से। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? एनाबॉलिज्म में होगा ऐसा कुछ कि कुछ चीजों को मिलाकर बड़ी चीज बनाई जाएगी। लाइक ए और बी को मिला के हमने सी बना दिया, अब सी ए और बी से बड़ा है। उल्टा होगा कैटाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में क्या देखेंगे, हमारे पास ए था लेकिन उसको तोड़ के हमने बी और सी कर दिया। तो ए शुरू से बड़ा था लेकिन बी और सी छोटे हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। यानी कुछ बनाओ या तो कुछ तोड़ दो। सेल ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करते रहता है। उसको अगर बोला कि वो ना करे तो वो मर जाएगा। वो मरना क्या है बाद में देखते हैं, लेकिन सिंपल समझो कि अगर मैं कैटाबॉलिज्म बोल रहा हूं तो किसी को तोड़ना है। तो एक बहुत जनरल लैंग्वेज होता है इसका, टू ब्रेक। इसके लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए कहां करते हैं ये काम? एग्जाम्पल के तौर पे समझना होगा तो समझ सकते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो वो खाना अगर मैक्रो फॉर्म में है, मैक्रो फॉर्म यानी उसका साइज बड़ा है,
पेट में जाने के बाद उसको तोड़ा जाएगा, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो क्या मैं उसे कैटाबॉलिज्म बोल सकता हूँ? हाँ, उससे बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने खाना खाया है और वो खाना मेरे सेल्स में जाके ब्रेक होगा, क्योंकि उसके ब्रेक होने पर ही मुझे एनर्जी मिल पाएगी, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन, वो भी एक तरह से कैटाबॉलिज्म हुआ। नॉट एग्जैक्टली बट कैटाबॉलिज्म हुआ। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल दिया जाए तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्लांट के अंदर, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट कुछ मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनाता है ग्लूकोज, जिस पे सारी दुनिया टिकी हुई है। आप, मैं, हम सब क्या खाते हैं? प्लांट के प्रोड्यूस किए गए फूड्स। वो क्या है? वो एक तरीका है एनाबॉलिज्म का, वो एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है टू मेक, टू ब्रेक और टू मेक। ये पूरा प्रोसेस चल सकता है एंजाइम्स के रिएक्शन पे, तो उसको बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो अगर रिएक्शंस नहीं होंगे तो ना एनाबॉलिज्म होगा, ना कैटाबॉलिज्म होगा, और ना मेटाबॉलिज्म होगा। ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर है किसका? लिविंग थिंग का। सेकंड पे आते हैं। सेकंड फीचर है ग्रोथ। अब ये क्या होता है? बहुत कॉमनली दिखता है हमको आसपास के एरिया में, या हमको आसपास के एनवायरनमेंट में क्या दिखता है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जैसे आपने देख लिया किसी एक पर्टिकुलर जानवर का छोटा बच्चा, कुत्ते के पिल्ले की बात करते हैं, ठीक है। अब उसको आप नोटिस करो, 1 महीने पहले जैसा था आज वैसा नहीं रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे इसका साइज बढ़ गया। आपके रिलेटिव्स जब आते हैं, आपसे मिलते हैं कई दिनों बाद, बोलते हैं अरे बेटा तुम तो बड़े हो गए, तुम तो साइज में बहुत ज्यादा हो गए, क्यों ऐसा हुआ? तो हुआ ये है कि आपकी बॉडी ग्रो कर गई। उसको बोलते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, या साइज ऑफ द सेल्स, या ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सेल। जब ये तीन चीज बढ़ती हैं, या इनमें से कोई एक चीज होता है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। दिख पा रहा है? हाँ, ये रहा ग्रोथ। तो ग्रोथ का सिंपल मतलब ये हुआ कि आपका ओवरऑल जो साइज था वो बढ़ गया। नंबर से हो सकता है या ओवरऑल हो सकता है। अब इसमें दूसरी चीज समझें कि क्या ये चीज हमको नॉन लिविंग थिंग में भी दिखती है? हाँ, दिखती है। कैसे? अगर आप कंसिडर करो कि आप रेगिस्तान में हो और वहां पे रेत के टीले होते हैं, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या उनका साइज बढ़ता है? बढ़ेगा। लेकिन उनका साइज घटता भी है, छोटा भी होता है। यही चीज हम में नहीं होती। मतलब हम साइज को बढ़ा लेते हैं एक बार, तो उसको रिवर्स नहीं कर पाते। लिविंग थिंग्स का इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। जैसे अब मेरी उंगली का साइज बढ़ गया है, जब मैं छोटा था तो उतनी बड़ी नहीं थी उंगली सॉरी। तो जब वो छोटी उंगली बड़ी हो गई, अब वो बड़ी उंगली फिर से छोटी नहीं हो सकती। इसे हम बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल है। तो ग्रोथ हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग में भी होता है, ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी होता है। बायोटिक एबायोटिक दोनों ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन एबायोटिक का ग्रोथ रिवर्सिबल होता है और हमारा ग्रोथ, लिविंग थिंग का ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, अगर कि हम अगर ग्रो कर रहे हैं तो हम में मॉलिक्यूल्स अंदर से ऐड होंगे, यानी सरफेस पे ऐड नहीं होगा, वो अंदर से जाके बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? जैसे हमारा खाना बॉडी में जाता है और फिर वो बाहर की तरफ उसका एडिशन होता है। लेकिन अगर आपने कोई नॉन लिविंग थिंग को ग्रो करते हुए देखा होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स बाहर से ऐड किए जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो लड्डू का। अभी आपके पास एक लड्डू है, उसको आपको बड़ा करना है, आप क्या करोगे? बाहर से बूंदी ऐड करोगे ना। तो ये सरफेस ऐड होना हुआ, साइज तो बढ़ रहा है वहां पे भी, लेकिन ये एक्सटर्नल एडिशन हुआ। तो ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं किसको? ग्रोथ को। तो लिविंग थिंग में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होता है, लेकिन फर्क है जो मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया। और क्या होता है? एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी है बर्थ, साथ में डेथ। इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बर्थ एंड डेथ क्या है? एक टाइम विंडो मिलता है हमको, हर लिविंग थिंग को मिलता है एक टाइम विंडो। टाइम विंडो का मतलब कि बाबा आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर जन्म ले रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मर भी जाओगे। ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइम विंडो आपके पास बचा हुआ है। वो 1 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म। कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ मिनट जीने का मर जाते हैं। तो एक बर्थ होना और एक डेथ होना, ये भी एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस में ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं डोरमेंट फेज में, और वहां से वो निकलते नहीं है बाहर, और उसी फेज में बैठे रहते हैं। एक अच्छा एग्जांपल इसका आता है इसमें प्लांट में, सॉरी, प्लांट में आता है सीड्स का एग्जांपल। कि सीड्स अगर स्प्राउट नहीं कर रहे हैं, सीड्स अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल वो डोरमेंट फेज में है। तो क्या उसको बोलेंगे कि डेड हो गया है, वो मर गया है? वो नहीं, उसे कहेंगे कि वो डोरमेंट फेज में। डोरमेंट फेज में होने का मतलब उस पर्टिकुलर सेल में ये नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो क्या वो मेटाबॉलिज्म फिर से शुरू कर दो तो लिविंग हो जाएगा? हो जाएगा। तो सीड के साथ ये हम नॉर्मली देखते हैं क्या, कि जब कोई सीड पानी में जाता है 1-2 दिन के अंदर वो स्प्राउट हो जाता है। क्यों?
क्योंकि पानी में जाने से रिएक्शन चालू हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस शुरू कर देगा लाइफ को। मेटाबॉलिज्म शुरू होने पर ही हम देखेंगे कि वो सीड अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन जो सीड घर पे रखा है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मेटाबॉलिज्म तो नहीं हो रहा है और हम उसको डेड कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ तब तक जब तक मेटाबॉलिज्म रुका हुआ है। एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं इसमें एनिमल के नाम पे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, टार्डीग्रेड। मैं लिख देता हूं, टार्डीग्रेड। ये एक तरह का जानवर है, बहुत ही छोटा होता है, पिन हेड जितना, जो सुई की नोक होती है उतना साइज है उसका। इसको नॉर्मल नेम या कॉमन नेम होता है पोलर वाटर वाटर बेयर, नॉट पोलर, सॉरी, वाटर बेयर बोलते हैं उसे। तो ये वाटर बेयर जो होता है ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अगर इसको आप ऑब्जर्व करने जाओ ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल भाषा में कहें तो ढीठ होते हैं, मरते नहीं हैं, बहुत मुश्किल इनका मर जाना, क्योंकि इनके पास भी एक डोरमेंट फेज ऐसा होता है जिसकी वजह से इनको लिटरली आप किल नहीं कर सकते, नेचर एटलीस्ट किल नहीं कर सकता। इसके बारे में किसी दिन और समझेंगे, अच्छे से डिटेल करेंगे इसके बारे में। ये भाई साहब कौन है हमारे, हाँ, जो इतना ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं। तो एक बर्थ एंड डेथ भी एक प्रोसेस हो सकता है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जो लिविंग थिंग में आता है। सी लाइफ स्पैन हम देखें नॉन लिविंग थिंग का होता है, बट वो बहुत लंबा होता है लाइफ स्पैन, ठीक है। लिविंग थिंग का वैसा नहीं है, बहुत कम होता है। एक और फिनोमेनन पे आते हैं, एक और फिनोमेनन है ग्रोथ के थ्रू आता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और बर्थ एंड डेथ ये मिलके ये प्रोसेस को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, एक लिविंग सेल के बारे में मैंने बताया कि उसके पास एक टाइम विंडो है, उसके पास एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब वो जन्म लेगा और एक पर्टिकुलर टाइम जीने के बाद वो मर जाएगा। क्या हो अगर वो अपने टाइम पीरियड के अंदर ही, अपने टाइम विंडो के अंदर ही अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर दे, अपने ही सेल के हिस्से को अपने से अलग कर ले और उसका जो सेल उससे अलग हुआ है वो उसी की तरह ग्रो करने लगे। तो होगा ये कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स का जेनेटिक्स या सब कुछ कंटिन्यू करेंगे, यानी नए सेल्स पुराने सेल को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक सिनोनिम भी है इसका, प्रोक्रिएशन, यानी रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम प्रोक्रिएशन। इसमें क्या किया जा रहा है, सिंपल भाषा में ये समझो कि आप तो मर जाएंगे लेकिन आपके वंशज, आपके डिसेंडेंट्स रह जाएंगे। यही चलते आ रहा है तब से, जब से पहला ऑर्गेनिज्म आया था अर्थ पे, और वो रिप्रोडक्शन कर करके आज तक जिंदा है आप में और मुझ में। तो वो पहला सेल अब तक मरा नहीं, वो अब तक जिंदा है क्योंकि हम जिंदा हैं। जिस दिन सारे के सारे लिविंग थिंग्स मर गए तब बोला जाएगा हाँ भाई पहला सेल का डेथ हो गया। तो एक तरह से अपने आप को इमॉर्टल करना यानी अमर हो जाने का तरीका है रिप्रोडक्शन। मैं खुद नहीं चला गया उस पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन मेरे मॉलिक्यूल्स, मेरा जेनेटिक्स, मेरा इंफॉर्मेशन सब पास हो गया। ये है, होता है रिप्रोडक्शन। अब दूसरा सवाल ये कि क्या ये रिप्रोडक्शन सब कोई कर सकता है? नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन है उसमें, ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ है जो नहीं कर सकते। कौन है उसमें? एक एग्जांपल लेता हूं एक्सेप्शन के नाम पे, हनी बीस। आप तो बोलोगे हनी बीस तो बहुत सारे होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हनी बीस में 3 कैटेगरी होती है, क्वीन बी, ड्रोन और वर्कर बी। क्वीन तो क्वीन है तो उसने प्रोड्यूस करना है, फीमेल हो गया एक तरह से। ड्रोन होते हैं मेल्स। जो वर्कर होते हैं वो भी एक्चुअली फीमेल है एक तरह से, लेकिन वो फीमेल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अब वो ऑर्गेनिज्म में तो रिप्रोडक्शन करना चाहिए। प्रॉब्लम उसमें ऐसा है कि जो क्वीन बी है उसके बॉडी से एक पर्टिकुलर केमिकल निकलता है, जैसे हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स आते हैं, एक और केमिकल होता है फेरोमोन। फेरोमोन, PHEROMONE, फेरोमोन। फेरोमोन क्या करता है, ये एक ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस किए गए फेरोमोन का इफेक्ट किसी और ऑर्गेनिज्म में दिखता है। इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, किसी और ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। हनी बीस में क्या हो रहा है, हनी बीस में हो ऐसा रहा है कुछ कि हनी बीस में जो क्वीन है उसने फेरोमोन प्रोड्यूस किया। ये फेरोमोन जाता है और इफेक्ट करता है उन स्टेराइल वर्कर बीज को जो फीमेल हैं, और इस फेरोमोन के इफेक्ट में वो स्टेराइल वर्कर बीज स्टेराइल ही रह जाती हैं, यानी उनके ओवरीज में एग प्रोड्यूस नहीं होता। तो नई क्वीन कैसे बनेगी अगर वो ओरिजिनल क्वीन मर गई? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर कॉलोनी का साइज, जो बीज की कॉलोनी का साइज है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो चांसेस ये है कि फेरोमोन का इफेक्ट कुछ बीज पे ना पड़े, और जिन बीज पे, जिन स्टेराइल वर्कर बीज पे उनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि साइज बढ़ गया, कॉलोनी का नंबर ज्यादा हो गया, इस वजह से कुछ स्टेराइल वर्कर बीज
अपने एक्चुअल प्रोसेस में, मतलब वो ओवरी के अंदर एक प्रोडक्शन में आ सकते हैं और वो बन सकती है क्वीन और वो अपना नया कॉलोनी चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं यहाँ पे। हनी बीज एक एक्सेप्शन बताया मैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक एक्सेप्शन और है, इसे कहते हैं म्यूल या हिंदी में कहते हैं खच्चर। ठीक है, वो भी ऐसा ही एक केस है जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या रिप्रोडक्शन सब पे लागू होता है? नहीं, लेकिन स्टिल इसको हम लोग मान सकते हैं एज अ पैरामीटर फॉर लाइफ, प्रिंसिपल्स फॉर या बेसिक प्रिंसिपल फॉर लाइफ। एक और पैरामीटर है जो बहुत जरूरी है, जो इन सब से भारी पड़ता है, ये सबके ऊपर पड़ता है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी बताने की। इसे शायद कहते हैं जागरूकता, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन इतना है कि अगर मुझे अंदाजा इस बात का कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, तो मैं अपने आप को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मेरे आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो मेरे बॉडी से पसीना आएगा, ये एक रेस्पॉन्स है मेरे बॉडी का टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। उल्टा रेस्पॉन्स दिखेगा अगर ठंडी बढ़ रही है, मैं शिवर करूंगा, मेरे दांत भीजेंगे या कपकपी होगी, जो भी हो रहा है ये मेरी बॉडी का रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर बैठे बैठे आपके घर पे, अब होना नहीं चाहिए लेकिन मान लो कि कुछ हो गया गलत, आग लग गई, चोर आ गया, भूकंप आ गया, आप क्या बैठे रहोगे जगह पे? नहीं, उठ के भागोगे, अपने आप को बचाओगे। आप तो उठ के भाग जाओगे, लेकिन आपके साथ बैठ पीछे वो आपका सोफा नहीं भागने वाला, क्योंकि सोफा को कॉन्शियसनेस नहीं है, उस कुर्सी को कॉन्शियसनेस नहीं है, आपको कॉन्शियसनेस है। इस लिहाज से लिविंग थिंग्स में जो एक प्रॉपर्टी है जो इनहेरेंट है, जो सब में होना चाहिए और होगा ही होगा, कि वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ स्टिमुलस दे सके या कुछ चेंजेस ला सके खुद में। इस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्लियर? तो ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ, इसका आगे पीछे होना, बर्थ होना, डेथ होना, रिप्रोडक्शन होना और कॉन्शियसनेस आना, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन होते हैं। और इन्हीं से तय होता है कि हम लोग किसको बायोटिक बोल रहे हैं, किसको एबायोटिक बोल रहे हैं। अब देखो इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं साइज में, नंबर में, अपने परफॉर्मेंस में, अपने फंक्शन में। तो हमको तो बहुत सालों तक यही लगता रहा कि प्लांट नॉन लिविंग है, क्योंकि कहीं जाता नहीं, सुबह देखो वहीं खड़ा है, रात को देखो वहीं खड़ा है, 4 साल 10 साल बारिश हो धूप हो वहीं खड़ा है। तो किसी नॉर्मल इंसान को पूछो जिसको कुछ नहीं बताया गया कभी साइंस के बारे में, उसको पूछो भाई पेड़ जिंदा है क्या, बोलेगा शायद पेड़ नहीं, वो तो मरा हुआ है। क्योंकि जिंदा होना हम कंसिडर करते हैं इस बात से कि जो हमारी तरह होता है, हम मूव कर सकते हैं, हम देखते हैं भाई सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बोले पेड़ तो सब नहीं कर रहा है। तो बहुत सालों तक हम ये मानते रहे कि पेड़ नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, हम ये भी मानते रहे कि हम जो देखते हैं उतने ही लिविंग थिंग्स होते हैं, अनलेस डिस्कवरी हुआ माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तब जाके मालूम पड़ा कि बाबा हमारे आंखों के रेंज से भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लगेगी, और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब देखा गया कि कितने ऑर्गेनिज्म से, तो एक नया पूरा फील्ड ही खुल गया, एक पूरी की पूरी दुनिया एक्सपोज हो गई जो पहले छुपी हुई थी। कि खाना क्यों खराब होता है, कोई बीमार क्यों होता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते ही नहीं। तो भाई बड़ी कोई बुरी आत्मा का साया है कि किसी ने तुम पे जादू टोना कर दिया है, ये सब चलता था पहले। तो जब हमको धीरे धीरे समझ में आया कि लिविंग थिंग्स छोटे भी हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम लिविंग थिंग्स मान नहीं रहे लेकिन वो लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बायोलॉजी में ऐड होती गई। तो ये चीज़ें हम सब देखते हैं किन में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम वो हो, चाहे एनिमल्स हो, उन सब में हमको ये चीज़ें नजर आएंगी, इसलिए उनको हम मानते हैं लिविंग थिंग्स। ये चीज़ आपके पंखे में नजर नहीं आएगी, ये चीज़ आपके टेबल कुर्सी में नजर नहीं आएगी, आपके सेलफोन में नजर नहीं आएगी, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। एक सिंपल भाषा में बायोटिक, एबायोटिक। तो बायोटिक का स्टडी बायोलॉजी, ये हुआ हमारा टॉपिक कवर आज का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सायोनारा।